आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a fixed length current carrying wire। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फिक्स्ड लेंथ करंट कैरिंग वायर, और ये बिल्कुल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पे फॉर्मूला आएगा और एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन। तो आप देख लो क्विकली। सपोज हमारा ये वायर है, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है P, और इसकी डिस्टेंस है R, और आपसे पूछ दिया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और इसका लेंथ ना देने के बजाय इन्होंने क्या दे दिया है, ये एंगल दे दिया है, तो ये θ1। और यहाँ भी एंगल जो θ1 θ2 है ना, इसका भी सेम डेफिनेशन है। क्या मैंने डेफिनेशन में बताया था θ1 का? θ1 इज द एंगल मेड बाय अपर एंड ऑफ वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और θ2 एंगल मेड बाय लोअर एंड। अब आपको कन्वेंशन एग्जैक्टली वहाँ जैसे हमने यूज़ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम कन्वेंशन यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R की भी डेफिनेशन है, R इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आपको R डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका है, आप एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ से y डिस्टेंस पे, या फिर यहाँ से, बात बराबर है, यहाँ से थीटा डिस्टेंस पे आप ले लो एक एलिमेंट जो कितनी एंगल सबटेंड कर रही है। इसका मैं प्रूफ दे रहा हूँ, यदि आप लोगों में से बहुत लोग CBSE बोर्ड वगैरह में होंगे तो इसका प्रूफ पूछ देता है डी थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है जिसको कि हम बोलते हैं dy, ये कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा एंगल बना रहा है इस P पॉइंट पे। तो उस एलिमेंट के द्वारा यदि हम यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिख दें और उसको फिर इंटीग्रेट कर दें थ्रू आउट द थीटा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो dB की वैल्यू क्या हम लिखेंगे? dB की वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, μ0I dl sin थीटा बाई 4πr², ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो μ0I dl sin थीटा, तो dl की वैल्यू dy है और sin थीटा की वैल्यू, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप थीटा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो मैं इसको साइन थीटा डैश लिख देता हूँ, क्योंकि ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा डीएल वेक्टर और उसके बीच नहीं है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच नहीं है, इसलिए हम इसको थीटा डैश बोलते हैं। तो μ0I डी, मैंने थीटा डिफाइन किया है ना पहले, अच्छा मैंने गलत ही डिफाइन कर दिया था। यहाँ पर थीटा जो हमने डिफाइन किया है ना, ये थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर के बीच है। दिस इज बिटवीन आर वेक्टर एंड करंट एलिमेंट वेक्टर। ये हमारा जो आर है ना, आर और ये डीएल, इसके बीच ये एंगल थीटा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड तो हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो थीटा है, ये तो आपको dy दिख ही नहीं रहा है कि ये dy और आर वेक्टर के बीच में, इसीलिए हम इसको थीटा डैश लिखेंगे। सो μ0I dy साइन थीटा डैश डिवाइड बाई, क्या डिवाइड करोगे? 4πr², 4πr²। अब r की वैल्यू क्या है? अब इसको मैं भी r डैश लिख देता हूँ, ये r डिफरेंट है, यहाँ r डैश होगा। आपकी r की जो वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, अब इसको ध्यान से समझना है, इस डायग्राम को। दिख रहा है डायग्राम एवरीबॉडी?
अब इसको ध्यान से समझना, देखो हमारी जो वेक्टर है ना, इस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ होगा जो कि P पॉइंट तक जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं R वेक्टर। ये हमारा R वेक्टर का डेफिनेशन है। और DL वेक्टर का डेफिनेशन है कि इस पॉइंट से जो करंट के डायरेक्शन में जो एक वेक्टर होगा उसको, वो हमारा DL वेक्टर का डेफिनेशन है। अब ये एंगल हमको निकालना है DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में, और हमारा पास एंगल दिया हुआ है ये, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आप यूज़ कर लो। तो ये थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 90 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी थीटा डैश, जिसको मैंने बोला। अब बता दो कितना होगा, पूरा 180 है ना, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। तो जो थीटा डैश की वैल्यू होगी वो 90 प्लस थीटा है, तो आपको 90 प्लस थीटा यूज़ करना है। यहाँ पे बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dv की वैल्यू म्यू नॉट आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई। अब r डैश की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखोगे तो पैथागोरस लगा दोगे तो रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो तो म्यू नॉट आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगा, और डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को सब कुछ थीटा में चाहिए। अभी y भी दिख रहा है मेरे को, y भी वेरिएबल है ना, y भी वेरी कर रहा है और यहाँ थीटा भी वेरी कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ सबको थीटा के टर्म्स में लिखूँ। तो एग्जैक्टली आपको याद होगा कि हमने tan थीटा की वैल्यू y बाई आर लिखा था, तो y की वैल्यू r tan थीटा मैंने लिखा था, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये डी वाई की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली इस तरह का हमने डेरिवेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो हमने डी वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहाँ y की वैल्यू भी हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब ये रिप्लेस करोगे तो आपको काफ़ी सिंपल सा यहाँ टर्म आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा टी थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो डिनोमिनेटर में, तो 4 पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया, और इस सेक स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला इस सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो टर्म आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, जैसे मैंने बताया था लिमिट लेने का तरीका, आपने तो थीटा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एज्यूम किया है ना, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस थीटा टू टू थीटा वन, तो माइनस थीटा टू टू थीटा वन इसका लिमिट होगा। तो आप ध्यान से देखो, आपको फाइनल जो आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला आ गया, बस थोड़ा कोफिशिएंट्स वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना रखना पड़ेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फिक्स्ड लेंथ वायर। अब थीटा वन थीटा टू को जैसे मैंने बताया थीटा वन थीटा टू का डेफिनेशन, अच्छा एक आर भी आएगा यहाँ पे, मेरा एक आर छूट गया, एक आर बच गया है ना, तो 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब जो भी थीटा वन थीटा टू का जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे आप सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबका, एवरीबॉडी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है फॉर्मूला? ओके, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया। एग्जैक्टली सेम ही प्रूफ था, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। हमारा फिक्स्ड वायर का कुछ स्पेशल केस है, ठीक है, तो उसको क्विकली हम देख लेते हैं। सम स्पेशल केसेस, तो हमारा जो फॉर्मूला आया है हम कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। तो फर्स्ट केस है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी
इनफाइनाइट वायर। हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सपोज ऊपर जो ये वायर जा रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ पे स्टॉप है और यहाँ करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ध्यान से देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा वन। आप देखो ध्यान से थीटा वन की वैल्यू क्या होगी? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो थीटा वन 90 हमारा होगा और थीटा टू की वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ पे बस साइन 90 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो, काफ़ी यूजफुल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। क्लियर है? और इसकी डायरेक्शन सेम राइट हैंड कर्ल रूल से इनटू द प्लेन होगा। देख लो ध्यान से, डायरेक्शन इसका इनटू द प्लेन होगा। क्लियर है एवरीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? ओके ऑलराइट। सो अब दूसरा एक स्पेशल केस है। दूसरा केस है कि इनफाइनाइट वायर होगा तो क्या होगा? तो सेकेंड केस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long straight current carrying wire। ठीक है, इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के द्वारा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे थीटा वन और थीटा टू दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप साइन 90 प्लस साइन 90 करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्लियर है? अब जो भी अभी आपने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिक्स्ड लेंथ वायर, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट एंगल्स पे। यहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट एंगल्स पे पॉसिबल है, सिमिलर प्रॉब्लम्स ही होगा, तो उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं एक आसान क्वेश्चन से। प्रॉब्लम नंबर 1, सपोज हमारा ये वायर है स्ट्रेट वायर और आई की वैल्यू है 10 एम्पियर और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये ए है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये 30 डिग्री। बस एक्सप्रेशन लिख दो आप, और ये एंगल है 37। इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सब लोग निकाल दो क्विकली एवरीबॉडी, बस एक्सप्रेशन लिखना है, आपको पूरे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक्सप्रेशन लिख दो, दैट्स इनफ। सब लोग एटलीस्ट एक आंसर आना चाहिए क्विकली। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको यदि याद होगा कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से लिख सकते हो। यहाँ बस ये फ़ायदा है, थोड़ा सा ये आसान केस है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में, कि यहाँ 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आता है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। ठीक है, अभी 2-3 प्रॉब्लम के बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। मैंने थोड़ा स्नैक्स नहीं किया, मेरे को थोड़ा स्नैक्स करना है। क्विकली आंसर एवरीबॉडी। अभी तक नहीं आया किसी का?
बस एक्सप्रेशन लिख दो आप। ओके मैं लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू 10 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो 4 पाई इंटू आर की वैल्यू आप ध्यान से देखो, ए नहीं लिखोगे, आर की वैल्यू क्या होगी ए कॉस 30, ये कॉम्पोनेंट इसका, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ, और इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू है 30 प्लस 37 विच इज़ 67 प्लस, और थीटा 2 की वैल्यू है, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे लोग, -30, ठीक है, क्लियर है सबका। तो फाइनल एक्सप्रेशन आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू 10 डिवाइड बाई 4 पाई ए कॉस 30 इंटू, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, 67 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये हमारा बस ये एक्सप्रेशन लिख दो, डेट्स इनफ। किन्हीं का आंसर आया, आपने शाहबाज खान डिनोमिनेटर भूल गया है ना, डिनोमिनेटर भी तो लिखना है ना साथ में, डिनोमिनेटर ये आर होगा और आर की वैल्यू क्या है ए कॉस 30, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ अभी, इसको ये सिंपल में दे रहा हूँ और इसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी है और वैल्यू भी बताना है। 53 डिग्री और 37 डिग्री, म्यू के टर्म्स में मेरे को आंसर चाहिए। आई की वैल्यू 5 एम्पियर है और ये डिस्टेंस है हमारा 10 मीटर। तो इस पॉइंट P पे आपको वेक्टर फॉर्म में मेरे को आंसर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। एवरीबॉडी सॉल्व करो सब लोग। क्लास में सिर्फ सुनना नहीं, आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, तो फिर आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक ठीक है, 3 लोगों का आ गया, तो मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने तक यदि आपका आंसर आता है तो आप देख लो या फिर देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। तो म्यू नॉट इंटू 5/4 पाई आर की वैल्यू 10 है, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 53 4/5 प्लस साइन 37 3/5। अब डायरेक्शन की बात रही तो डायरेक्शन हमारा लोगों ने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे डायरेक्शन में, ये के कैप हो जाएगा माइनस के कैप। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड कर्ल रूल आपको यूज़ करना है, तो कौन आई कैप कैसे लिख रहे हो आप लोग? अच्छा, डायरेक्शन किसी ने नहीं बताया। तो 5 2 10, सो म्यू नॉट बाई 8 पाई इंटू 7/5, सो 7/40 म्यू नॉट बाई पाई के कैप और माइनस साइन, मतलब इनटू द प्लेन। डायरेक्शन क्लियर है सब लोगों का कि माइनस के कैप क्यों हुआ? डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पता था कुछ लोगों का डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ। देखो अब यदि वायर, यदि ऐसे स्ट्रेट वायर रहता, सपोज एज्यूम कर लो स्ट्रेट वायर रहता, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना इसके डायरेक्शंस, मैग्नेटिक लाइंस होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ पे वो फील्ड लाइंस आती हुई नजर आएगी, मतलब कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। इसकी डायरेक्शन पूरी तरह चेंज हो रही है हमेशा, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन इसके चेंज हो रही है। सर्कुलर पाथ है ना, सर्कुलर पाथ पे तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे यदि मैं बात करूँ तो पॉइंट ए पे ये अंदर जा रहा है और पॉइंट बी पे ये बाहर जा रहा है, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन ऊपर थी, राइट हैंड कर्ल रूल लगा लो। अब यहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप कर्ल रूल लगाओगे, अब अपना थंब ऐसे रखोगे इधर और आप अपना फिंगर्स रोटेट करोगे, कर्ल करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे ये इनटू आएगा। ध्यान से देखो, वह समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, सब लोग को समझ में आ गया, ठीक है।
अब मेरे पास एक 5 प्रॉब्लम्स का सेट है इस कॉन्सेप्ट पे, 5 नहीं 6 प्रॉब्लम्स का, तो आप उसको ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा स्नैक्स कर लेता हूँ। तो 5 क्वेश्चन को करने में 15-20 मिनट लग जाएगा आई थिंक आप लोगों को, 15 मिनट्स। सो ऑल ऑफ यू ट्राई। सिक्स पार्ट है इस क्वेश्चन का, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? पहले पार्ट में करंट 37 डिग्री पे है और पी पॉइंट पे आपको डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली राइट हैंड कर्ल रूल यूज़ कर लेंगे। आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना है कर लो, लेकिन आपको डीएल करंट वेक्टर के डायरेक्शन में, सपोज उस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में यदि आप, ठीक है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करने का मन है आप यूज़ कर सकते हो। देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट यदि आपको यूज़ करना है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो देखो कैसे करेंगे। डीएल वेक्टर तो हमारा ये है करंट के डायरेक्शन में, और आर वेक्टर हमारा ये है, तो डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी। डीएल हमारा हो गया सपोज माइनस जे कैप, तो यदि डायरेक्शन में कन्फ्यूजन हो तो मैथमेटिक्स का सहारा लो। सो माइनस जे कैप क्रॉस माइनस आई कैप, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस के कैप आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब यदि आपको कुछ विजुलाइज नहीं कर पाते हो तो आप मैथमेटिक्स का सहारा ले सकते हो। ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, तो पी पॉइंट मेंशन है हर जगह, एक ट्रायंगुलर लूप है, एक स्क्वायर लूप है, और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, जैसे सेमी इनफाइनाइट सी पार्ट में ये ट्रायंगुलर लूप है, और यहाँ भी आई नॉट फ्लो कर रहा है, और ये एन साइडेड पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन। हर एक केस में आपको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो आप सॉल्व करो, इसको ट्राई करो एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर ए पार्ट पहले, ठीक है, और ये पार्ट ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस करंट कैरिंग वायर के स्ट्रेट लाइन में एक लाइन ड्रॉ कर दो सबसे पहले, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये है एक्चुअली आर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो ये 37 है और ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस 37, जो कि 53 है, और ये हमारा 37 हो जाएगा। एंगल क्लियर है सब लोगों का? अब ये 37 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, a cos 37। अब जब आर की वैल्यू हमने निकाल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a cos 30 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब यहाँ से आपको थीटा 1 थीटा 2 पहचानना है, तो अब ध्यान से देखो, थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 90, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी माइनस 37। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ -3/5। ये स्टेप क्लियर है सबका? थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। बेसिकली थीटा 1 थीटा 2 ही पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। -37 पहले पार्ट में समझ में आ गया लोगों का एवरीबॉडी? ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं सिंप्लीफाई कर दूँ क्या? एक मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, √3/2, सो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट आई बाई 2√3 पाई a, और ये 2/5 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 5√3 पाई a। किसी का आया है क्या? किसी का नहीं आया।
अच्छा अच्छा, मैंने ही मिस्टेक कर दिया, एक सेकेंड, मैंने 30 ले लिया इसको। 37 है ना, तो 3/5 होगा, तो यहाँ पे √3 नहीं होगा। स्टेप को फिर से लिख देता हूँ। तो ये 37 है, ठीक है। तो μ0I/4πa cos 37 की वैल्यू 4/5 और यहाँ पे 2/5 हो गया, तो ये 4 ऊपर जाएगा, आई मीन 5 ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, फिर भी शायद नहीं आया लोगों का। μ0I/8πa, मेरा तो 8πa आ रहा है, और डायरेक्शन इसके इनटू द प्लेन होगा, ऐसे रिप्रेजेंट। अच्छा, यही पूछ रहे थे क्या कोई? ऐसे क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन हो जाता है, और डॉट का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। 30 डिग्री नहीं है, 37 है, मैंने गलती से 30 लिख दिया था, यहाँ पे 37 है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? तो मिस्टेक समझ में आ गया आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक किया है? पार्ट बी अब ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, पार्ट बी। पार्ट भी सिमिलर है, करंट की डायरेक्शन शायद नहीं दी हुई है, आप एज्यूम कर लो। सपोज ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ भी इसको एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन होगा, सो μ0I/, और ये इसकी वैल्यू d है, तो इसकी वैल्यू होगी d/√2, तो 4πd/√2, और इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, तो θ1 की वैल्यू 90 होगी, और θ2 की वैल्यू -45 होगी, तो -1/√2, ठीक है। तो ये हमारा बी पार्ट आ गया। एनी कन्फ्यूजन इन बी पार्ट? कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दो। क्लियर? चलो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ करंट जो है जो डिवाइड हो रहा है, तो कैसे करंट डिवाइड होगा? ऊपर वाले पोर्शन में कितना करंट जाएगा, ये एक्चुअली 3R रेसिस्टेंस मान सकते हो, नीचे को R मान सकते हो, तो 1/4 ऊपर जाएगा, तो I/4 ऊपर जाएगा, और नीचे 3/4 I जाएगा, ठीक है। और P पॉइंट पे आप ध्यान से देखोगे, ये Z एक्सिस है एक्चुअली, ये Z एक्सिस है, तो Z एक्सिस के यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बिल्कुल इस डायगोनल के इनटू द प्लेन। मैं इसको सेगमेंट्स में बोल देता हूँ, ये हमारा वायर 1 है, और ये हमारा वायर 2 है, और चलो मैं इसको बोल देता हूँ 3 4 5 6, टोटल 6 वायर्स है। तो मैं बस समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा लंबा ये जाएगा। तो वायर 1 के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं उसको B1 लिखता हूँ, इस डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है B1 सब लोगों का? B1 क्लियर है? वायर 1 के द्वारा यहाँ से देखो सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ होगा इस वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर नहीं है तो 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। देखो ये जो पेन है ना, पेन निगेटिव Z एक्सिस में जा रही है, तो सर्कल ड्रॉ होगा जो ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा, तो इस पॉइंट से बिल्कुल सर्कल टेंजेंट जो आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस डायगोनल के अबाउट आएगा, ठीक है। मतलब डायग्राम ये देखने में ऐसा लग रहा है, मगर ये Z एक्सिस है, तो मतलब करंट बिल्कुल अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचो, तो B2 को जो वैल्यू होगी वो ऐसे आएगा B2, ये दोनों 90 डिग्री पे होगा, B1 और B2। B1 B2 समझ में आ गया?
और मैग्नीट्यूड भी B1 B2 के आप निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड B1 B2 का बराबर होगा। नहीं समझ में आया? इसको मैं कैसे समझाऊँ? ऐसे समझो आप। ये क्या मैंने बनाया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है। यही तो पॉइंट दी हुई है, ये पॉइंट जो सेंटर वाला पॉइंट यही है ना। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? a/√2 का हाफ कर दोगे तो a/√2 आ जाएगा। a/√2 ही है ना, इसके डायगोनल का हाफ डायगोनल का डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस a/√2 है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये डायग्राम क्लियर है? पहले ये बताओ, ये डायग्राम क्लियर है? ये जो करंट अंदर जा रहा था उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो सर्कुलर होगा ना, ऐसा। समझ पा रहे हो? तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसी तरह आएगा ना, इसी डायरेक्शन में। समझ में आ गया अब? चलो वैभव को समझ में आ गया, चलो दोनों को समझ में आ गया। बस यही मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया। वैसे ही यहाँ पे B1 B2 यदि समझ में आ गया, आप B1 की मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। B1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? μ0I/4 और ये सेमी इनफाइनाइट है ना, तो सेमी इनफाइनाइट है तो 4 a/√2 दैट्स इट। θ1 θ2 की ज़रूरत ही नहीं है। मगर इसका कुछ ये मैग्नीट्यूड मैंने बस निकाला है, इसका कॉम्पोनेंट होगा x और y डायरेक्शन में, तो उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है अभी। फिर बस एक्सप्रेशन आपको लिख देना है, सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो B1 B2 हो गया। अब हमारा थर्ड वायर, फोर्थ वायर और फिफ्थ वायर, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द प्लेन होगा। और अब देख लो ये एंगल 45 है, तो एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, μ0I/4 a/2 इंटू 2 टाइम्स साइन 45। ये क्लियर है? और ये तीनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दैट इक्वल्स टू B3 इक्वल्स टू B4 इक्वल्स टू B5। ये एक्सप्रेशन क्लियर है सब लोगों को? ये जो मैंने लिखा है, एनी कन्फ्यूजन? अब हमारा बस B6 बचा। B6 वो कमिंग आउट ऑफ द होगा। अच्छा, यहाँ पे I की वैल्यू भी चेंज होगी, तो I की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आपको I/4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, I चेंज होगी, I की वैल्यू I/4 लिखना है, ठीक है। अब B6 निकाल लो, तो B6 की वैल्यू क्या होगी? μ0 इंटू 3I/4 डिवाइड बाई 4 इंटू a/2 इंटू 2 साइन 45। क्लियर है B6? तो एक ही प्रॉब्लम से मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे इसके अंदर है, तो आपको समझना है। I/4 करंट डिवीजन रूल, ऊपर कितनी वायर है? 3 वायर्स है ना, और नीचे 1 वायर है, तो ऊपर कितना करंट जाएगा? I/4 जाएगा। करंट डिवीजन रूल बताया था ना मॉर्निंग में, I1 इक्वल्स टू R2/R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। डी पार्ट देखो, डी पार्ट आसान है, आपको बस ये डी निकालना है और आपको 3 टाइम्स कर देना है। तो B इक्वल्स टू 3 टाइम्स μ0I/4 डी आप निकाल लो ट्रिग्नोमेट्री से, वो मैं नहीं निकाल रहा, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसकी लेंथ A है और सारा 60 डिग्री एंगल है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। और ये 60 डिग्री है होगा एंगल, तो ये 2 साइन 60 आ जाएगा। क्लियर है ये एक्सप्रेशन डी पार्ट का? ओके, ई पार्ट देखते हैं।
ई पार्ट क्या करना है आपको, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। दोनों की तरह मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टाइम्स म्यू नॉट आई नॉट बाई 4 पाई, डी की वैल्यू क्या है, अब ध्यान से देखोगे डी की वैल्यू होगी, आई मीन आर की वैल्यू जो बोल दो आप, डी साइन अल्फा बाई 2 होगा, और इंटू मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, अच्छा दोनों के लिए थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू आई थिंक अलग अलग होगा, राइट, या सेम होगा, अलग अलग होगा, लेकिन एक तरह से ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा, ठीक है, तो साइन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो और एक साइन 90 होगा, तो साइन 90 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये समझ में आ गया, ये स्टेप नहीं आया, इस वायर पे कंसंट्रेट करो, वायर 1 पे कंसंट्रेट करो। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया वो थोड़ा बताओगे, विच पार्ट नॉट अंडरस्टूड, स्टार्टिंग से ही 2 टाइम्स क्यों किया नहीं समझ में आया, 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि 2 वायर है ना इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों वायर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर पे हमको निकालना है ना, तो एक वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और उधर वायर उस वाले ऊपर वाले वायर के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ठीक है। और थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू दोनों का अल्टरनेट है लेकिन बराबर है, एक का 90 और अल्फ़ा बाई 2 है, आई मीन 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, और दूसरे का भी 90 और 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि टर्म जो आएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आएगा, ठीक है ना। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्लियर है सब लोगों को, थीटा 1 थीटा 2 क्लियर है, तो 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r है, r की वैल्यू क्या होगी, d साइन अल्फा बाई 2 होगी। थोड़ा आप टू द पॉइंट बोलो शाहबाज, एग्जैक्टली कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। थीटा 1 थीटा 2 समझ में नहीं आया, थीटा 2 1 की डेफिनेशन क्या है, थीटा 1 की डेफिनेशन द एंगल मेड बाय अपर एंड ऑफ द वायर, इसका अच्छा इसको वायर 2, अब वायर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसकी अपर एंड कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है ना, तो ये कितना एंगल हुआ थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 1 क्लियर हो गया, और थीटा 2 ये एंगल कितना है, राइट ट्रायंगल में ये अल्फा बाई 2 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 नहीं होगा, समझ में आ गया। बाकी लोगों को कोई डाउट है, एनीबडी, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम पॉलीगन वाला, किसी ने किया है पॉलीगन वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, एनीबडी हैव डन, एन साइडेड पॉलीगन है, आपको निकालना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, तो हर एक प्रॉब्लम से आपको सीखना है। तो पॉलीगन वाला किसी ने किया है, किन्होंने किया है, कोई नहीं किया है, ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा एक इरीना ने किया है, गुड, आई थिंक सही है शायद। क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और सबसे पहले आर की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल लेंथ एल दिया हुआ है, एल के टर्म्स में निकाला है क्या आपने,
ए नहीं दिया हुआ है, चलो एल एल दिया हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द पॉलीगन एल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, एल बाई एन हो जाएगी। तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, एल बाई 2n। यहाँ तक क्लियर है सबको। और ये एंगल कितने लोग निकाल सकते हैं, ये एंगल सबटेंडेड बाई वन वायर, वन पार्ट ऑफ द वायर, सिंपल 360 बट्टा n, सो 2 पाई बाई n हो जाएगा। तो ये जो छोटा एंगल होगा इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में लिख देता हूँ, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई n हो जाएगा। अब ये एंगल पाई बाई n है, तो आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, tan पाई बाई n इज, tan पाई बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, l बाई 2n डिवाइड बाई r। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको समझने के लिए, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा और लगाना पड़ेगा। l बाई एक्स कैसे हुआ, किधर है l बाई एक्स मैंने लिखा है, l बाई n मैंने लिखा है। यदि किसी पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन है फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी पॉलीगन की साइड n है, तो उसके एक साइड का लेंथ कितना होगा, n साइडेड यदि पॉलीगन है तो l बाई n होगा ना। ट्रायंगल समझ लो, ट्रायंगल की टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो एक लेंथ कितना होगा, 10/3 होगा ना, यदि रेगुलर ट्रायंगल है तो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो। क्लियर है। और वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिवाइड बाई जितने साइड्स हैं, ठीक है। अपने क्लास 8-9 में पढ़ा हुआ ये, मतलब कितना एंगल बनाता है सेंटर पे कोई पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन आई थिंक। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू l बाई 2n इंटू कॉट पाई बाई n आ गया। ओके, लगे थोड़ा एडवांस लेवल का तो कोई बात नहीं, स्किप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इजी लेवल की भी आएगी, ठीक है। तो r इक्वल्स टू एल बाई 2n इंटू कॉट पाई बाई n हो गया। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर दो b का, तो b का n पॉलीगन है, मतलब n साइड्स है, तो n टाइम्स मैग्नेटिक वैल्यू टू वन वायर, मैग्नेटिक वैल्यू टू वन वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, और r की वैल्यू मैंने निकाल लिया है, तो l बाई 2n इंटू कॉट पाई बाई n, और फिर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर है, तो 2 साइन पाई बाई n। क्लियर है एवरीबॉडी। तो ये इसका आंसर हो गया। एनी कन्फ्यूजन, एनीबॉडी? कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो क्विकली हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।